बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों में चल रही सियासत की। उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत के कई राज्य, राजस्थान, सब जगह अटकलें हैं, अंदेशे हैं। इस बातचीत में हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। आइए एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए संतोष सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार किंगसुक नाग साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थैंक यू जी। संतोष जी, बिहार से ही शुरू करते हैं। बड़ा यक्ष प्रश्न, कैबिनेट की मीटिंग का वीडियो दिखा के सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था कि क्या ये आरसीपी सिंह की आखिरी कैबिनेट मीटिंग साबित होगी। फिलवक्त पटना में क्या अटकलें हैं? हालांकि ये कैविएट है कि नीतीश के मन की बात सिर्फ नीतीश जानते हैं। नहीं, आपने कैविएट तो बता ही दिया। कल मुलाकात हुई, इन्होंने समय मांगा था और साथ में जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट साथ में ललन सिंह भी साथ में थे। लेकिन जहां तक मेरा इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम उससे निकला नहीं है। और अभी तक नीतीश कुमार के मन की बात कौन जाने, लेकिन अभी तक उनके नाम पर स्पष्ट संकेत हम लोगों के हमारे जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से क्लैरिटी नहीं आ रही है। जिधर से बात कर रहे हैं तो ये क्लियर टर्म्स में कोई नहीं कह रहा है कि वो रीनोमिनेट हो रहे हैं, और ज्यादा ही उनके अगेंस्ट में ये खबर आ रही है कि वो शायद नहीं भेजे जा सकते हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी अगर आप डेसिफर करें तो ये लग रहा था, कल शादी में गए, विजय चौधरी के यहाँ शादी थी तो साथ में नहीं गए, ये बाद में गए। और इधर आप जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह का बॉडी लैंग्वेज सुने तो उनके लैंग्वेज से भी, बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं पता चलता है कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं। तो यू नेवर नो, अभी ये 31 तक का समय है, एक दिन में क्या हो सकता है, कुछ हो जाए। तो जैसा आप कहा कि नीतीश कुमार के बारे में गेस करना, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी कुछ पुष्ट खबर उनके बारे में जाने की नहीं। देखिए संतोष जी, ये तो बिल्कुल सियासत में आखिरी वक्त तक क्या हो कोई नहीं जानता है ना। हुक्मरान जानते हैं, आला कमान जानता है, लेकिन अगर इतना लंबा खिंच रहा है तो एक निष्कर्ष तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये अंदेशे, ये सोर्सेस के हवाले से चीजों को लीक करना, मन टटोलना, इन सब की जरूरत ही ना पड़ती। नहीं, ये बात तो स्पष्ट ही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कई मंच पर हाल में उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो बता करके राज्यसभा गया था। लेकिन जेडीयू के जो इनसाइड वर्जन ये है कि बीजेपी से कॉल आता है, वो अपना नाम प्रस्तावित करते हैं और तब नीतीश कुमार को बताते हैं कि ऐसा कॉल आया था, मैंने अपना नाम दे दिया है, अब मैं शपथ लेने के लिए जा रहा हूँ, शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद नीतीश कुमार के लिए कोई स्थिति नहीं बचती है। और आप ये मत भूलिए कि जेडीयू में ऑब्वियसली दो कैंप हैं। अब एक ललन सिंह है जो कि इनके मतलब शुरुआत के दिनों से ही नीतीश कुमार से संघर्ष के दिनों में साथ में है। आरसीपी सिंह से तो बाद में उनका साथ रहा है। तो एक पार्टी के अंदर में जो पावर बैलेंस करना होता है वो भी नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। ये नीतीश कुमार के लिए उनका खुद का टफेस्ट पॉलिटिकल डिसीजन होगा अभी तक के पॉलिटिकल करियर का, क्योंकि वो उनको रिनोमिनेट करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि तब जो गए थे इनकी इच्छा से गए थे। तो पार्टी के अंदर में उनको जो खुद स्पष्टीकरण देना होगा वो मुश्किल होगा। या एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, ललन सिंह, ये आरसीपी सिंह 2010 से 17 तक संगठन में रहे और उनकी संगठन पर भी पकड़ है तो उनको अभी भी भेजा जा सकता है। और ललन सिंह की बात सुनने से क्या होगा, वो अपर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी को कैटर करते हैं। तो बहुत तरह की बातें आ रही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो उस संदर्भ में मैंने कहा कि अभी उस हिसाब से जो निकल के आ रहा है वो आरसीपी सिंह की तरफ के लिए मुझे गुड न्यूज अभी तक नहीं आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ जी। एक व्यक्ति के नाम पर भी बहुत अटकलें लग रही हैं, मतलब कुछ दिनों में हो सकता है उनको गूगल भी किया जाए। मनीष वर्मा, हु इज मनीष वर्मा? हाँ, अटकलें नहीं है, ये हमारे सर्किल में एक बात है। देखिए, ये आईएएस अफसर रहे हैं और इन्होंने अर्ली 40s में इन्होंने वीआरएस ले लिया है और अभी नीतीश कुमार के परामर्शी हैं। और जब भी, अब ये भी नालंदा के हैं और उनके सजाती हैं, और जब भी नालंदा की कोई सभा होती है उस एरिया में जब भी नीतीश कुमार घूम रहे हैं तो सभी सभाओं में मनीष वर्मा देखे जाते हैं। तो इससे उनके पॉलिटिकल एम्बिशन और उनको एक तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एश्योरेंस मिला है
ये दिख रहा है। दो नाम चल रहे हैं, जो कि आपने नाम की चर्चा छेड़ दी। एक इंजीनियर सुनील का नाम चल रहा है, एक मनीष वर्मा का नाम चल रहा है। दोनों ही नालंदा के हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, आरसीपी सिंह की जाति के ही हैं। तो ये दो नाम चल रहे हैं, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं चल रहा है। तो निश्चित रूप से अब ब्यूरोक्रेट हैं, तो ऑफ कोर्स मनीष वर्मा रेस में है। जेडीयू के ऑफिस तक अभी किसी का कागज नहीं पहुंचा हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करें। तो ये ठीक है, आपने कहा कि ये नाम चल रहा है, तो इनका सीवी ये है कि वो बेरडा में थे और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं मनीष वर्मा। लेकिन उन्होंने अर्ली 40s में वीआरएस ले लिया, तो इसीलिए सबको आश्चर्य हुआ कि क्यों। आरसीपी सिंह ने तो वीआरएस लिया था, तो करीब रिटायरमेंट के करीब लिया था, तब राज्यसभा भेजे गए थे। तो कोई न कोई जरूर इनको पॉलिटिकल एश्योरेंस मिला है। अगर अभी नहीं जाएंगे तो लोकसभा निश्चित रूप से लड़ेंगे। जी। बीजेपी और आरजेडी के खेमे में क्या चल रहा है? आरजेडी का तो स्पष्ट है। आरजेडी का आपने एक तरह से देखिए, उनका अहम हुआ है, मीसा को उन्होंने रिपीट कर दिया है। और मधुबनी एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑनर हैं फैयाज अहमद, और ये 2 बार के बीसीपी से विधायक रह चुके हैं, तो और पार्टी को संसाधन मुहैया करवा सकते हैं। तो ये इन दोनों का नाम तो आज नॉमिनेशन हो गया। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में अब स्टेट यूनिट क्या करती है कि बहुत सारे नाम दे देती है, किसी को डिस्प्लेज नहीं करती है। तो पत्रकारों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्या बात हुई, इतने नाम तो हम भी जानते हैं जी। तो लेकिन इतने उन नामों में से जो 2-3 नाम ऊपर पे चल रहे हैं, एक तो जो इनकम्बेंट है सच्चिदानंद दुबे का भी चल रहा है, मिथिलेश तिवारी का चल रहा है, एक ब्राह्मण, एक ओबीसी, ये फार्मूला अभी है। और ओबीसी में प्रेम रंजन पटेल का नाम चल रहा है। तो अभी तक ये है, अनलेस की दिल्ली सरप्राइजेस। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल एंड देन विल मूव टू किंगसुक नाग जी। ये जब ये पूरी आरसीपी वाली खबर चली, तो पिछले 1 हफ्ते से कि पटना में कुछ बड़ा होने वाला है, नीतीश ने अपने विधायकों को सम्मन कर लिया। उसके पहले भी बात चली थी जब धर्मेंद्र प्रधान अचानक से पहुंचे थे। प्रशांत किशोर वहां पर अपनी यात्रा के पहले की तैयारियां शुरू ही कर चुके हैं। और प्रशांत किशोर ने ललन टॉप को भी जो इंटरव्यू दिया, उसमें तमाम नेताओं पर टिप्पणी की। और चिराग पासवान के लिए कहा कि नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, मेरी उसको शुभकामनाएं हैं, और वो भी बिहार में सक्रिय हैं। तो इस बदले हुए पॉलिटिकल अरेंजमेंट पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? खासतौर पर इसको लेकर बहुत बात हो रही कि क्या नीतीश कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कई नेताओं ने, अंदर खाने और ब्यूरोक्रेट्स ने भी कहा कि नहीं, इस बार वाले रिजीम में चूंकि विधायकों की संख्या कम है, बीजेपी का होल्ड या प्रेशर ज्यादा है, तो नीतीश अपने एलिमेंट में नहीं है। नहीं, एलिमेंट में नहीं रहते हुए भी उन्होंने सबसे बड़ा पासा खेला, वो कास्ट सेंसस का। मत भूलिए कि राष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव है, तो उनको लगा कि अब उनके पास जो बचा हुआ था सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, वो कास्ट सेंसस का था। कास्ट सेंसस का ये सर्वे कह लीजिए, वो था। उसमें ये था कि ठीक है, अब सारी पार्टियां इस पर यूनिमस रिजोल्यूशन हो चुका है, डेलीगेशन का पार्ट बीजेपी रही है, लेकिन उनका मकसद कहीं न कहीं सेंट्रल बीजेपी को एम्बेरस करना है, टॉप में खड़ा करना है। तो ये अभी मुझको नहीं लगता कि रीअलाइनमेंट की बात, वो 72 घंटे का, ये सब कई सुनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। आरजेडी से बैकडोर कुछ बातचीत नहीं चल रही थी। ये नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पोस्टरिंग का क्लाइमेक्स था। उनका साफ, एक तरह से अगर मतलब निकालना चाहिए, वो साफ कर रहे हैं कि जिस तरह से जैसा चल रहा है उसको भी चलने दिया जाए, और बार बार जो मेरी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाए वो मत किया जाए कि कल को जाकर के हाजीपुर से वो डिनर और लंच डिप्लोमेसी होती है, फिर खबर हो किसी पोर्टल के द्वारा आता है कि ये नित्यानंद राय बन रहे हैं मुख्यमंत्री। थोड़ा विस्तार से बताइए, ये क्या है डिनर लंच डिप्लोमेसी, जो बिहार से बाहर के दर्शक हैं उनको भी जानकारी मिले। हाँ, बाहर के दर्शक, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरुआत तो तब हुई थी जब वो मतलब कुंवर सिंह वाला फंक्शन हुआ था। उस फंक्शन में नित्यानंद राय जी ने आरा में उस जगदीशपुर को में वो किया था, और सभा में उनका मेंशन भी अमित शाह ने किया था। तो तब से एक सुगुआहट चली कि क्या बीजेपी के प्रोबेबल फेस हो सकते हैं नित्यानंद राय। लेकिन उनका जिस जाति समूह से आते हैं, यादव समूह से आते हैं, तो वही मामला अटक जाता है। और उसके बाद कि उन्होंने पोस्टरिंग क्या की कि उन्होंने एक 3 दिन का, हाजीपुर में उनका फार्म हाउस है गंगा नदी के किनारे, वहां उन्होंने 3 दिन का डिनर लंच रखा पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, एमएलए के लिए, पत्रकारों के लिए। तो भिखू बाबू दलसानिया भी, जो बिहार के संगठन प्रभारी हैं भाजपा के, वो भी गए।
जो संजय जायसवाल हैं वो भी गए, सारे वरिष्ठ नेता, कुछ लोगों को छोड़ दें जैसे कुछ सुशील मोदी नहीं गए, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, हाँ, सुशील मोदी नहीं पहुंचे, सुशील मोदी नहीं पहुंचे, और इस तरह से एक दो सीनियर लीडर गिरिराज सिंह नहीं पहुंचे, कुछ लोग नहीं पहुंचे। तो ये एक तरह से मैसेजिंग हो रही थी, गाय के पास खड़े होकर के फोटो खिंचाना, गाय दूते हुए फोटो खिंचाना, एक MY वाली जो वो तस्वीर है, एक उस जाति समूह को कैटर करने वाली वो तस्वीर है, बीजेपी की भी जो गाय बछड़े वाली तस्वीर है वो भी तस्वीर मिला जुला के देने की। तो एक काफी इस पर रिपोर्टिंग हुई, चर्चा हुई। तो बीच कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से पोस्टरिंग लगातार करती रही है इस नीतीश कुमार की इस टर्म में। तो ये, और उसके बाद आपने देखा कि हाल में CBI का रेड्स होता है लालू जी के यहाँ, तो उसका सटल मैसेज देने की कोशिश, पॉलिटिकल, RJD ने पॉलिटिकल वेंडेटा कहा, उसका भी एक पॉलिटिकल मीनिंग है। तो इस कंटेक्स्ट के बाद, इस पृष्ठभूमि के बाद जब ये चीजें होती है, तो यहाँ हम लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, इन्होंने चल दिया है कास्ट सेंसस के बारे में, और बीजेपी को एक तरह से मैसेज दे दिया है कि इट इज एनफ। अब कुछ अगर राजनीतिक उथल पुथल होगी, तो मेरा कैलकुलेशन है कि 24 के 6 महीने पहले हो सकती है नीतीश कुमार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से होगी तो 24 के 6 महीने बाद हो सकती है जी। अच्छा, एक ये भी बता दीजिए कि जेडीयू का अपना घर कितना स्ट्रक्चर्ड है, दूसरी पांत की लड़ाई कहां तक पहुंची है, RCP सिंह के पर कतरे जा रहे हैं, लल्लन सिंह की उम्र है, उपेंद्र कुशवाहा चूंकि बाहर जाके पार्टी बना चुके हैं तो उतना यकीन नहीं है, तो अभी कौन, और अशोक चौधरी हैं, उनके ऊपर ये है कि वो कांग्रेस से आए हैं, हालांकि CM के क्लोज हैं पर अभी रिलेटिवली न्यू हैं। तो जेडीयू में क्या है अभी लीडरशिप का हाल पोस्ट नीतीश कुमार? देखिए, पोस्ट नीतीश कुमार की तभी तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सेकंड रंग लीडर नहीं है जो कर सकता है कि इतने MLA हमारे पास हैं और इतना संगठन का होल्ड है। संगठन में अगर होल्ड की बात करेंगे तो RCP सिंह का सबसे लंबे समय तक 2010 से 17-18 तक का, जब तक प्रशांत किशोर सीन में नहीं आ जाते हैं, उनके आने के बाद भी यहाँ तक वो होल्ड रहा है, सबसे ज्यादा रहा है। उसको आपको ललन सिंह रहे हैं, उनका होल्ड रहा है, उपेंद्र कुशवाहा आते जाते रहे हैं, जैसा कि आपने बताया नई पार्टी बनाई फिर करके आए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रस्ट डेफिसिट भी उनको लेकर के होगा। लेकिन फिर भी अब ये जो बात चलाई जा रही है कि अगर इनको रीनोमिनेट नहीं करता है, तो जैसे कि उनके एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DU में, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया कि अगर ये अन्य कोई निर्णय लेते हैं तो जदयू के, बीजेपी के 77 विधायक, जदयू के 31 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक मिला करके नई सरकार बनेगी, नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया कुछ घंटे के बाद, लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर RCP के बहुत सारे पोस्ट डालते रहते हैं। तो इससे थोड़ा सा ऑफकोर्स बिटरनेस आया, और जेडीयू ने उसको कहा कि ये आदमी उनका तो है, ये कंफर्म है, लेकिन बोला कि हमारे पार्टी का नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा हम तरजीह नहीं देते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि 32 लोगों को टिकट जिसने दिए थे RCP ने, उसमें से 3 ही जीत करके आए। तो आज के डेट में ये नहीं कह सकते हैं कि इतने विधायक हैं। और खास करके नालंदा में जो नीतीश कुमार घूमे, वो एक तरह से थैंक्स गिविंग नहीं था, थैंक यू कहने के लिए नहीं गए थे, वो ये कहने के लिए गए हैं या जाते हैं कि आई एम द लीडर। वो अपनी लीडरशिप को रीअसर्ट करने के लिए गए हुए हैं और जाते रहे उस एरिया में। खास करके RCP ने कहीं ना कहीं एक क्लाउड तो बनाया होगा ना, उस चीज को भी थोड़ा सा नलिफाई करने की वो कोशिश कर रहे होंगे जी सर। अच्छा, और प्रशांत किशोर की क्या संभावनाएं देखते हैं आप बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर के लिए भी एक लास्ट चांस है। अगर जैसा कि उन्होंने कहा कि बिहार की पदयात्रा करेंगे, 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, और तो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने की कोशिश करते हैं, केजरीवाल मॉडल या जो प्रशांत किशोर मॉडल भी कर सकते हैं, तो ट्रस्ट करेगी। लेकिन जैसा 2 साल पहले वो करके बात बिहार करके चले गए, तो नहीं होगा। वो कंप्यूटर में डाटा फीड करने से काम नहीं चलेगा, उनको फील्ड में जाकर के धूल फांकने पड़ेंगे, और उनको कहीं न कहीं उनका जो एक कास्ट टैग है वो भी सरग करना पड़ेगा। उनका जो एक इंटेलेक्चुअल, जो एक तरह से एरोगेंस वाला टैग है, वो भी सरग करना पड़ेगा। जिस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, RTI कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, तो इस बार मुझे थोड़े सीरियस प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। अब इट्स अबाउट कि कितना लॉन्ग वो सस्टेन कर पाते हैं। अगर वो सस्टेन करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जन्म होता मुझे दिख रहा है, बट वही कंडीशनल है कि वो कितना दिन तक वो टिकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की
राजनीति पर, राज्यसभा चुनाव के आलोक में रोशनी डालेंगे, पर पहले रुख करते हैं किंशुक नाग जी का। सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि तेलंगाना में सियासी तापमान कैसा है। हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में केसीआर की दिल्ली में और वर्नाकुलर और हिंदी मीडिया में जो उपलब्धता है, जो उनके प्रचार प्रसार की चीज़ें हैं, हमने होर्डिंग देखी हैं यहाँ पर। क्या है फिलहाल केसीआर का गेम प्लान, क्या दिख रहा है? केसीआर तो तेलंगाना स्टेट बना लिया था 2014 साल में। उसके बारे में वो एक रूलर बन गए थे तेलंगाना के, पूरा अपने हाथ में। उनकी बेटी बेटा सब मिनिस्टर थे, वो अपने दफ्तर कभी जाते नहीं थे, अपने घर से ही काम करते थे। मतलब वो पूरा लग रहा था कि एक नया निजाम आ गया है। हैदराबाद में पहले निजाम थे, आपको मालूम है ना जी। तो ये लगा कि आगे ये नए निजाम बन गए। इनका राज चल रहा था, इनके पास एक ही फॉर्मूला था जो इनका लड़का चलाता था। वो चंद्रबाबू नायडू के जैसे पॉलिसी थे कि हैदराबाद में बहुत बंजर जमीनें हैं, उनको अगर फास्ट डेवलप कर ले तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ सके हैदराबाद में। तो वो पॉलिसी उन्होंने किया, आजमाया, तो बहुत इन्वेस्टमेंट आने लग गए। परंतु एक ही प्रॉब्लम था कि एक बीजेपी एक चढ़ता हुआ पार्टी है। बीजेपी का अनफॉर्चुनेटली तेलंगाना स्टेट में कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं था, परंतु बीजेपी समझती है कि तेलंगाना स्टेट में उनका प्रेजेंस बढ़ सकता है। तो इसी यही लड़ाई चल रहा था। शुरू में तो केसीआर शायद समझ रहे थे कि मैं मैनेज कर लूंगा मोदी को, आई विल मेंटेन टू हैव गुड रिलेशन विद हिम। पर अब जाके उनको समझ आ गया कि हिज रिलेशन विद मोदी विल नॉट बी स्मूथ, एंड तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, अभी मोदी भी कल आए थे, उससे पहले अमित शाह भी आए हैं, तो बीजेपी भी थोड़ा का रुख ज्यादा बढ़ गया है, तो काफी हॉस्टिलिटी है दोनों में। सर, इसीलिए हम लोग खास तौर पर तेलंगाना पर बात करना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार जब अपने 8 साल पूरे करती है, हर चीज का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व है। अगर 8 साल पूरे कर रही है और उसके बाद वहां पर सभा कर रही है, तो एक तेलंगाना में मैसेज डिलीवर करने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को ठीक ठाक वहां पर सफलता मिली, और जो उनकी कोशिश थी कि वो कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल से हटाएं, उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी नए सिरे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चाक चौबंद कर रही है। तो मैं हाउस ऑफ बीजेपी और हाउस ऑफ कांग्रेस पर तेलंगाना में आपकी कमेंट चाहूंगा। हाउस ऑफ कांग्रेस तो कुछ नहीं है, कांग्रेस तो जाता हुआ पार्टी है और बीजेपी आती हुई पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी जो कभी भी एक सीट नहीं जीतती थी, इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने साउथ इंडिया में सारे सीट जीते, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश। उनका हाल तो बहुत खस्ता है। इट इज ऑल ड्यू टू द फूलिशनेस ऑफ सोनिया गांधी। परंतु आप कांग्रेस के बारे में प्रश्न मत पूछिए, कांग्रेस यू कैन से एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। तो बीजेपी ऑफ कोर्स इज ट्राइंग टू कम इन, परंतु ये प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट इन हैदराबाद शहर देयर आर 40% मुस्लिम्स। इट्स नॉट जनरली नोन, बट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन हैदराबाद और तेलंगाना प्रदेश में भी काफी ज्यादा है। तो बीजेपी को शायद ये डर है कि ये मुस्लिम लोग उनको वोट नहीं करेंगे, इसलिए जब इनकी म्युनिसिपल इलेक्शन में थे हैदराबाद में 2-4 महीने पहले, तब इन्होंने जाके टेम्पल वगैरह में एंट्री किया था, और तब से मुस्लिमों को काफी डर लगा हुआ है। तो ये एक फाइट होगी, लेट अस सी क्या होता है। अगर सारे लोग जाके बीजेपी के साथ खड़े हों कि बोले कि नहीं हम नहीं खड़े होंगे। ठीक है, राज्यसभा चुनाव में तेलंगाना में 2 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं। इस चुनाव को लेकर किस तरह की कैलकुलेशन सामने आ रही है? बीजेपी इज गोइंग टू लूज इन आंध्र प्रदेश, क्योंकि अब उनका और उनके जो पहले सहयोगी थे उतना नंबर नहीं रहा है। कैलकुलेशन क्या है? एक बात सब मोटी सी बात है कि पूरे आंध्र प्रदेश में, ये मैं पहले टाइम से बोल रहा हूँ जब वो आंध्र प्रदेश था, कि खाली बड़े बड़े बिजनेसमैन एमपी बनते थे। हमने सोचा था शायद जब स्टेट बाइफुर्केट होगा ये प्रचलन नहीं रहेगा, परंतु अब फिर से वापस आ गया। तो अगर आप राज्यसभा की मेंबरशिप की बात करें इन दोनों प्रदेश में, तो डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सारे ही बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ऐसे में राज्यसभा का रहने का क्या मतलब है? 2-4 हफ्ते पहले गौतम अदानी की बीवी was being offered a राज्यसभा सीट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उन्होंने खुद डिनाई कर दिया।
और अभी वहां पे धीरूभाई अंबानी के ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव वो भी एमपी है। मतलब ये है कि ऐसे का खेल चलता है बहुत ज्यादा। और बहुत सारे एमपी हैं जो भी जिनकी बातें हैं वो भी सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये बात है। अच्छा, तो ये तो प्रदेश में आप पूछिए मत राज्यसभा की बात, तो ये तो इनको देख के तो लगता है राज्यसभा होना ही नहीं चाहिए। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन राज्यसभा, एटलीस्ट इन दी स्टेट्स ना, तो किसने रखा है राज्यसभा आपने? सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट तमिलनाडु एज वेल सर। तमिलनाडु का इतने मैं डिटेल में जानता नहीं, पर वहां पे भी ऐसे, वहां तो दूसरा फाइट है इन द सेंस कि वहां तो एंट्री बीजेपी हो ही नहीं पाई है। एंड आई थिंक दे विल आल्सो नॉट बी एबल टू, बिकॉज बीजेपी की जो कल्चर है ना वो पूरी हिंदी कल्चर की है। मोदी साहब भी हिंदी कल्चर का नहीं थे, ओरिजिनली गुजरात के थे, परंतु उन्होंने वाराणसी को चूज किया रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को, क्योंकि उनको भी शायद ये बात समझ आ गई कि हिंदी कल्चर के आप को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बीजेपी के अंडर और देश में भी आपका नाम फैलेगा। तो ये बात है। आजकल आप नरेंद्र मोदी तो ऑल इंडिया लीडर है, पर ओरिजिनली तो वो गुजराती थे ना, परंतु वो वाराणसी से जीते। तो बीजेपी जो है एक हिंदी पार्टी बन गई है, जो जिसको काफी अपोजिशन में लगता है साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में थिंग्स व्हिच आर हिंदी आर ऑलवेज अपोज्ड। एक बहुत बड़ी बात है ये। नहीं सर, पर इसके काउंटर में ये भी कहा जा सकता है ना कि यही बीजेपी अगर असम, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र में अपने फुटप्रिंट दिखा रही है या कर्नाटक में, तो फिर वो हिंदी पार्टी कैसे रही? वो है बिकॉज ये जो जिस दिन आप तमिलनाडु और केरला में एंटर कर लूंगा मैं मानूंगा कि आप हिंदी पार्टी नहीं है। ओके, कास्ट ओरिएंटेशन भी है। कर्नाटक की बात दूसरी है, क्योंकि कर्नाटक में भी ओरिजिनल एंट्री बीजेपी की नहीं हुई थी, वो आरएसएस की हुई थी। और आरएसएस के जो लोग थे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कर्नाटक में काम करते थे, उनके लिंगायत कम्युनिटी के मठे थी, तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। तो उनका जो वोट बेस है कर्नाटक में इज लेड बाय लिंगायत, और बाकी जो कांग्रेस का वोट बैंक है कास्ट कॉल्ड लोकालिगा। तो वहां पे लिंगायत वर्सेस लोकालिगा हो गया, तो उस हिसाब से वो जीत रहे हैं। हालांकि आरएसएस ने बहुत कोशिश की है कि वो एंट्री मारे सारे जगह पे और अपनी ये प्रचार करते रहे अपनी फिलॉसफी और अपने टाइप के लोगों के। मुझे मालूम है ये सब किया उन्होंने, जी सर। परंतु वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। कर्नाटक में तो थोड़ी सक्सेस हुई है, परंतु तमिलनाडु का जो कल्चर है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदी कल्चर, तो उसमें इंग्लिश की बात चल रही है। तो अभी तो एंट्री मारना आसान नहीं है, और आप समझ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में घुसना और तमिलनाडु में घुसना एक बात है, एक बात नहीं है। ऑलराइट, एक लास्ट सवाल आपसे है। आपने कई पॉलिटिकल बायोग्राफीज, पॉलिटिकल कमेंट्रीज लिखी, अभी किस बुक पे काम कर रहे हैं? अभी मैं कोई पॉलिटिकल बुक पे नहीं काम कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा अभी। मैंने एक किताब लिखी है जेट एयरवेज पे, वो छपने वाली है, मतलब इट इज गॉन टू द प्रेस। Okay, so we'll be keenly waiting for that book. Thank you so much, Mr. Kingshuk Nag, for joining us. Thank you. हिमांशु जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी हिमांशु जी नमस्कार, और बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। किसको राज्यसभा भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश से? सौरभ जी, फिलहाल तो मेरा और आपका दोनों का नाम नहीं है राज्यसभा की, जो बीजेपी की किसी पार्टी की लिस्ट है। ये तो मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ जी। ना मेरी और आपकी कोई ऐसी वो है कि हम किसी को राज्यसभा भेज सके। थैंक यू फॉर एडिंग दैट। कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है फिलहाल किसी भी सदन में जाने की। नहीं चाहिए जी। किन नामों पर चर्चा हो रही है, क्या मानदंड है, लखनऊ से क्या तय हो रहा है, दिल्ली में क्या चर्चा है, बताइए। अध्यक्षों समेत बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को अंदर की खबर मिले। मुझे लगता है सौरभ जी, सोमवार क्या गए थे, उस बैठक में लगभग जितने राज्यसभा के नाम हैं उनको लेकर इन दोनों नेताओं ने आपसी चर्चा कर ली है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो बाकी लोग हैं उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी और उनसे भी कुछ चर्चाएं की जाएंगी। उत्तर प्रदेश को लेकर तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर बीजेपी के पास अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए, विधानसभा सीटों पे, तो 7 राज्यसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत सकती है। 8वें उम्मीदवार के तौर पे भी बीजेपी के पास सरप्लस वोट हैं, लेकिन कुछ कम पड़ेंगे जो सेकंड प्रेफरेंस में
बीजेपी जीत सकती है उस सीट को। 7 नामों को लेकर ये कहा जा सकता है, जफर इस्लाम का नाम है, शिव प्रताप शुक्ला है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, जयनारायण निषाद हैं, बहुत से लोग हैं। मुख्तार अब्बास 16 में जब उनकी राज्यसभा खत्म हुई थी तो उनकी जगह शिव प्रताप शुक्ला को उतारा गया था। हाँ, शिव प्रताप शुक्ला जो हैं उन्होंने एमएलसी के लिए इन सुनील बंसल और ओम प्रकाश माथुर को आवेदन दिया था। तब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया था, जो वर्तमान में मतलब तत्कालीन अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि कोई ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए। तो दोनों नेताओं ने जो है वो शिव प्रताप शुक्ला का नाम रिकमेंड कर दिया था। और ये कह सकते हैं कि शिव प्रताप शुक्ला की लॉटरी लग गई। 2002 में जब वो विधानसभा के चुनाव हार गए थे राधा मोहन दास अग्रवाल से, गोरखपुर शहर से मंत्री रहते हुए, उसके बाद वो एमएलसी रहे, लेकिन फिर उनको राज्यसभा में भेजा गया, मंत्री बनाया गया। जफर इस्लाम, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में लाना, उनके साथ विधायकों को लाने की पूरा कोऑर्डिनेशन जो है, जो ऑपरेशन था वो जफर इस्लाम ने किया था। उसका उनको ये कह सकते हैं कि इनाम, पुरस्कार जो है वो राज्यसभा के तौर पे मिला था। अब ये देखना है कि पार्टी क्या जफर इस्लाम को फिर से राज्यसभा में भेजेगी, क्योंकि वहां एक चेहरा, मुस्लिम चेहरे के तौर पर जो है वो मुख्तार है। इससे पहले 2 टर्म राज्यसभा जो है वो उत्तर प्रदेश से रह चुके हैं। तो और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, 5 लंबे समय के विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अपने राजनीतिक पुनर्वास का लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इंतजार कर रहे हैं जी। उनको भी इस बार जो है उनकी भी झोली के अंदर ये कहें कि कुछ फल मिलेंगे। जयनारायण निषाद हैं वो, और इनके अलावा एक कुर्मी को जरूर बीजेपी चाहती है कि टिकट दिया जाए। अब देखना यह है क्या बीजेपी आला कमान उनकी बात को सुनती है। फहरिस्त बहुत लंबी है बीजेपी के पास भी, क्योंकि नरेश अग्रवाल है, मौका मिलेगा तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा के लिए चुना उम्मीदवारों का चयन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वो कहीं ना कहीं कास्ट कॉम्बिनेशंस को, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उस ये उत्तर प्रदेश पे है। सौरभ जी, अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे ताकि बीजेपी की अंदर की खबरें, गर्भगृह की और खबरें आपसे पता चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।